बहुत शुक्रिया। तिजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में शुरुआत करें कल से। कल जो मार्का था, कल द्रौपदी मुर्मू वर्सेस यशवंत सिन्हा था। कल का मुकाबला सरकार बमुकाबले अपोजिशन था और सरकार बमुकाबले अपोजिशन में कल शाम गए जो नताज आए उसमें सरकार का पलड़ा बारी ही नहीं रहा बल्कि ज़ोर का भी पड़ा और एक बड़े मुकाबले के बाद बड़ा फैसला भी कल आया। द्रौपदी मुर्मू अगली सदर हिंद मुंतखब हुई। लेकिन इस इंतखाबात का हाल अहवाल जम्मू कश्मीर से भी कल शाम से कुछ मिलने ही लगा। इन इंतखाबात में जम्मू कश्मीर की जमातें, जितनी भी जमातें हैं, उन्होंने सरकार के मुकाबिल अपोजिशन का सपोर्ट किया और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों एमपीज़ ने अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का इन इंतखाबात में सपोर्ट किया था, वोट किया था। लेकिन कल शाम को गिनती जब आई तो वोट और सपोर्ट का फ़ायदा तो मिला, सियासी फ़ायदा हो सकता मिला हो, लेकिन जो ज़मीनी फ़ायदा है वो नहीं मिला। और इस फ़ौरन बाद, इंतखाबात के नताइज के फ़ौरन बाद, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर, जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला, उनका ट्वीट सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा और इस ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने गठजोड़ की सियासत पर भी तंज किया और गठजोड़ की सियासत पर तंज करते हुए पूछा उसने कि फ़ायदा क्या है। 2019 में धोखा दिया, आज की बात भी वही हुई। और इस सारे के बीच में बहुत से लोगों ने इस ट्वीट को जम्मू कश्मीर की सियासत से भी जोड़ना शुरू कर दिया। शहर में बहस होने लगी, हमसे भी पूछा जाने लगा कि उमर अब्दुल्ला के इस ट्वीट का मतलब कहीं पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन तो नहीं है, पीएजीडी का तो नहीं है, क्योंकि पीएजीडी में बताया जाता है कि लोगों ने, सियासी जमातों ने गठजोड़ किया है, पीएजीडी बनाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी जमात है, तो क्या पीएजीडी आगे रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, ये पूछा जाने लगा। और कई लोगों ने कहा कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पीएजीडी से बाहर निकलने का रास्ता तलाश तो नहीं करी है, क्योंकि कल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर ने जनूबी कश्मीर में बताया था कि पीएजीडी तो होगा लेकिन चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा। जो कल सुबह से जो बातें होने लगी थी, शाम गए उमर अब्दुल्ला के ट्वीट ने गुपकार अलायंस की आगे वाली सूरत पर सवाल लोगों के जहन में डाल दिया और लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हलकों से भी हमने पूछने की कोशिश की कि कहीं ये जम्मू कश्मीर की सियासत से मतलब तो नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हलकों ने बताया कि जाने वही उमर जाने और उमर जाने, लेकिन उमर के जानने का जवाब आज हमें एक बड़े लीडर ने ना सही लेकिन पीडीपी के एक वक्त के बड़े लीडर ने दिया, जिनने बाद में पीडीपी छोड़ अपोजिशन में ना सही लेकिन सरकार का दामन थामा था। नज़ीर अहमद खान जो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ इलेक्शन भी लड़े थे और नज़ीर अहमद खान ने ट्वीट किया, इसी को रीट्वीट, उमर अब्दुल्ला के रीट्वीट को ट्वीट करते हुए बताया कि पिछले डीडीसी इंतखाबात में भी तो आपने गुपकार अलायंस की नब्ज़ तोड़ी थी, गुपकार अलायंस की हवा निकाली थी। जब मैंने इलेक्शन लड़ा था बीरवा से, मुझे डीडीसी कैंडिडेट तब गुपकार अलायंस ने बनाया था और तब आपने गुपकार अलायंस के खिलाफ मेरे खिलाफ बंदा वहाँ पे खड़ा किया था। फिर भी मैं 3 सीटें तो जीत गया, लेकिन गुपकार अलायंस में तो पहली चोट उमर साहब आपने की है। ये नज़ीर अहमद खान जो बडगाम से बतौर आज़ाद उम्मीदवार हैं और उन्होंने आज उमर अब्दुल्ला के इस ट्वीट पर तनज़ करते हुए पूछा कि कहाँ था गुपकार अलायंस, कहाँ रहेगा गुपकार अलायंस। पीएजीडी में जब डीडीसी इंतखाबात हुए थे तब भी गुपकार अलायंस पर चोट उमर अब्दुल्ला ने की थी, आगे की भी चोट करने का सोच रहे हैं। वो अलग बात है, कथनी और करनी में फ़र्क है। टीवी बयानात में बताते हैं कि गुपकार अलायंस चलेगा, लेकिन बाद में ज़मीनी हक़ाइक़ उसके ख़िलाफ़ होते हैं, उसके बरक्स होते हैं, माना जा रहा है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर दूसरे कई हलकों में आज बात चल रही थी, बाज़गश्त थी और इसी बाज़गश्त में पूछा जा रहा था कि आखिर क्या मामला है ये सारा। और इस सारे मामले के बीच में सवाल गुपकार अलायंस क्या रह पाएगा, क्या ये आगे एक साथ हो पाएंगे, क्योंकि कश्मीर की सियासी क़यादत का माजी से लेकर हाल तक हाल अहवाल लोगों में शक शुबात पैदा करता रहा है। माजी में भी बताया गया, आज भी बता रहे हैं कि जहां उन्हें हरियाली नज़र आए उधर ही दौड़ते हैं। वो जमातें जो कभी बीजेपी क्या कांग्रेस को भी
कांग्रेस से कई दूर रहते थे, बहुत कोसों दूर रहते थे। उन्होंने फिर बाद में कांग्रेस को भी खूब पानी यहाँ पे दिया और खूब कांग्रेस के बाद बीजेपी को भी यहाँ की सियासी जमातों ने जम्मू कश्मीर आने के लिए रास्ता दिया था। अब रास्ता बीजेपी को दिया, रास्ता कांग्रेस को दिया, आगे किसको रास्ता देंगे ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं, समझने की कोशिश की जा रही है। हम भी बात करते हैं, हम भी पूछ रहे हैं और पूछते पूछते आपको बताते चले कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने तिरंगे के हवाले से लोगों को एक अपील भी की है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोगों को अपील करते हुए बताया कि वो 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में कौमी तिरंगा यानी कौमी परचम यानी तिरंगा लहरा गई इसकी नुमाइश करें और हर घर तिरंगा तहरीक को मजबूत करें। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट्स में तिरंगे तहरीक के हवाले से लिखा कि ये तिरंगे तहरीक के साथ हमारा ताल्लुक गहरा है और ये याद दहानी भी कराई कि 22 जुलाई 1947 को जब कौमी परचम अपनाया गया था। उन्होंने ट्वीट में कहा कि आज हम उन तमाम लोगों की याद को और कोशिशों को याद करते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के आज़ाद होने के झंडे का ख्वाब भी देखा था और ये भी बताया कि इस साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए आइए हम हर घर में तहरीक तिरंगे की मजबूत करें, हर घर में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा लहराएं। बात झंडे की और झंडे की बात जब आती है तो कश्मीर में 5 अगस्त 2019 का फैसला भी झंडे के साथ ही जुड़ा है और इसके बाद में यहाँ डिलिमिटेशन भी हुआ और डिलिमिटेशन पर आज किरण रिजिजू मरकजी वजीर ने बाज़ाब्ता तौर पे ऐवान में जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के हवाले से बताया कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और इस चैलेंज मैं आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा कि 14 मार्च 2022 और 5 मई 2022 के 2 अहकामात को गैजेट ऑफ इंडिया में शामिल तो किया गया है, ताहम इस नोटिफिकेशन के तहत अहकामात को मौसर भी बनाया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हाजी अब्दुल गनी खान की जानिब से दायर करदा रिट पिटीशन है जिसमें हदबंदी कमीशन की तश्कील को चैलेंज किया गया है, इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसलिए इस पर और बहस नहीं की जा सकती है। डिलिमिटेशन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस, 5 अगस्त का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में बहुत से फैसले उन पर बात की जाती है। चलिए ज़रा जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल और भी बताते चले। ख़वातीन को एम्पावर करना सरकार की पहली जिम्मेदारी और सरकार की पहली प्रायोरिटी बनी हुई है और सारे के बीच में आज अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने ख़वातीन के लिए खसूसी थाने का इनाग्रेशन भी किया और यहाँ पे उन्होंने इनाग्रेशन करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में पुलिस आवाम को बेहतर से बेहतर कानूनी सहूलियात फराहम कर रही है और उन्होंने बताया कि ये एक नई शुरुआतें और इन थानों का मकासद ख़वातीन को एम्पावर करने के साथ साथ आवाम और पुलिस के दरमियान जो दूरियां हैं उसको कम करना है। नए ज़माने की टेक्निक और नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ बड़े शानदार इमारत का इफ्ताह करते हुए उन्होंने बताया कि ये थाना जो है ये सिर्फ ख़वातीन का है और इसमें जो भी सहूलियात हैं वो नए ज़माने की रखी गई है ताकि ख़वातीन को एट होम यहाँ पे फील हो सके। ताहम डीजीपी ने यहाँ पे सियासत के हालात की बात भी की और डीजीपी ने यहाँ पे मीडिया से बात करते हुए बताया कि हाइब्रिड मिलिटेंसी पाकिस्तान का एक स्ट्रैटेजिक कदम है और अभी तक पड़ोसी मुल्क बेगुनाहों के कत्ल में मुलविस हाइब्रिड मिलिटेंटों को बचाने में नाकाम रहा है। यहाँ उन्होंने बात करते हुए बताया कि हाइब्रिड मिलिटेंसी एक नई किस्म की मिलिटेंसी को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान का एक मनसूबाबंद स्ट्रैटेजिक प्लान है जहाँ वो चाहते हैं कि जराइम का इर्तिकाब भी किया जाए और मुजरिम को बचाया भी जाए, लेकिन पुलिस ऐसे तमाम अंडरग्राउंड हाइब्रिड लोगों का पर्दाफाश कर रही है और उन्होंने बताया कि हाइब्रिड मिलिटेंसी नाकाम हो चुकी है क्योंकि मुकाबला करने के लिए पुलिस का नेटवर्क स्ट्रांग है, मजबूत है। उन्होंने ये भी बताया कि मिलिटेंसी ने कश्मीर में सभी को मुतासिर किया है और पुलिस जो माजी में या लोगों में ये खदशात थे कि पुलिस सिर्फ मिलिटेंसी से निपटने की तवज्जो दे रही है, उन्होंने बताया कि सोशल क्राइमिंग के खिलाफ भी पुलिस ने अपने आप को मुस्तैद किया हुआ है। डीजीपी अनंतनाग में मीडिया से पुलिस थाने का इनॉग्रेशन करने के बाद बात कर रहे थे। हाई ग्रेड मिलिटेंसी टेररिज्म की एक नई स्ट्रेटजिक मूव है जो पाकिस्तान में बैठी पाकिस्तान की एजेंसीज और उसके हैंडलर्स ने ईजाद की है, जो अभी तक उन्होंने आम शहरी को बेगुनाह शहरी को
कत्ल करने का एक नया तरीका ढूंढा है कि कत्ल भी हो जाए और कातिल नजर भी ना आए। ये एक नया तरीका ढूंढा है, गुनाह भी हो जाए और गुनहगार नजर भी ना आए। मगर आपको मैं बता दूं कि मुबारक की बात यह है कि गुनहगार गुनाह तो कर लेता है एक आध, मगर गुनाह करके वो पहचाना ना जाए, बच के निकल जाए, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अभी तक जितने भी गुनहगार इस फेसलेस मिलिटेंसी का हिस्सा बने हैं, अंडरग्राउंड मॉड्यूल्स का हिस्सा बने हैं, एक एक करके उनका एक्सपोजर हुआ है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हुई है। और बहुत सारे लोग जो बेगुनाह लोगों के कत्ल में शामिल है, टेरर क्राइम में शामिल हैं, उनको सख्ती से कुचला गया है। बहुत सारे लोग जो है ऑपरेशंस के अंदर एलिमिनेट हुए हैं। ये एक नई स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए पुलिस पूरी तरह सक्षम है। जो 16 साल की उम्र, 17 साल की उम्र, इस तरह के बच्चे जो अभी बिल्कुल अनाड़ी हैं, जिनको धर्म की, कर्म की, समाज की अभी पूरी तरह समझ नहीं है, उनको टारगेट करते हैं, उनके जेन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके जेन को खराब करते हैं, उनको मिलिटेंसी और क्राइम के रास्ते पर चलाते हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा गुनाह हो नहीं सकता और इस गुनाह की सजा भी बराबर मिल रही है, मिलती रहेगी। और जो इस तरह के हैंडलर, इस तरह की एक्टिविटीज जो सरहद के पार बैठ के कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोग सरहद के इस तरफ भी शामिल हैं, दोनों ही तरफ कार्रवाई की जा रही है। सरहद के पार भी कार्रवाई होगी क्योंकि जो बैठे हैं उनके भी कोई ना कोई कनेक्शन रूट। चलिए, डीजीपी जम्मू कश्मीर जनूबी कश्मीर में थाने का, पुलिस थाने का, खवातीन के थाने का इफ्ताह करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। और नाज़रीन, कुछ सियासत में हम चाडूरा की बात कर रहे हैं, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम, सियासतदानों का इंतखाबात के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि इंतखाबात इस साल होंगे, कुछ कहते हैं इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन सियासी जमातें अपने आउटरीच प्रोग्राम को जारी रखे हुए हैं। और बडगाम में आज PDP के सीनियर लीडर मोहम्मद यासीन बट ने एक पार्टी का कन्वेंशन मुनक्कद किया और इस कन्वेंशन में लोगों की तादाद और उसके साथ साथ मोहम्मद यासीन बट के इस्तकबाल से साफ जाहिर हो रहा था कि चारों शाने दूसरों को चित भी होना पड़ सकता है। जिस तरह से यहाँ पे यासीन जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ मोहम्मद यासीन का खवातीन ने वन के साथ इस्तकबाल भी किया और करीबन आधे किलोमीटर तक मोहम्मद यासीन को पैदल चलाते हुए स्टेज तक पहुंचाया गया। और यहाँ मोहम्मद यासीन ने लोगों से जब बात की तो PDP के मंशूर को पहुंचाने की बात करते हुए ये भी बताया कि आने वाले वक्त में गठजोड़ हो, गुपकार अलायंस हो या जो कुछ भी हो, इत्तेहाद ही ज़रूरी है। और इस इत्तेहाद में आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के लोगों को, ख़ास तौर पे कश्मीर के लोगों को हालात पे भी नज़र रखनी पड़ेगी, वाक़ात भी समझने होंगे, सियासतदानों का रोल और करैक्टर भी देखना पड़ेगा और उसके साथ साथ PDP की सियासत पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती उनके अल्फाज में कश्मीरियों के दिफा के लिए सुबह से लेकर शाम तक जागती पहरा देती रहती है, इस तरह भी लोगों को आने वाले वक्त में कोशिश करनी चाहिए कि अपने वोट क्या, अपनी तकदीर का सही फैसला करें। मोहम्मद यासीन बट ने बताया कि PDP रोज़ बरोज़ मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है, ताहम कुछ लोग, कुछ जमातें कोशिशें कर रही हैं कि PDP को कमज़ोर किया जाए, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। ये इलाका इस डिलिमिटेशन से पहले सारी शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मुंसलिक था, तो डिलिमिटेशन के फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ये अब चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आया, जिसमें हमारे साथियों ने यहाँ पे आज प्रोग्राम रखा है। तो मैं इनको दिल की में गहराइयों से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। PHD के हम खिलाफ नहीं है, क्योंकि PHD इलेक्शन के लिए नहीं है, PHD एक बड़े मकसद के लिए है। PHD 370 पंथी से मसले कश्मीर के लिए है। अलबत्ता 370-35 से PHD इसके लिए है। मोहम्मद यासीन भी बता रहे थे, बड़ी बात, और बड़े लोगों की बड़ी बात में बड़े लोगों से भी मिलवाते हैं। हम आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर अब एक तस्वीर दिखाएंगे। ये गौतम अडानी हैं और ये हिंदुस्तान के एक बड़े आदमी हैं, पिछले 4 सालों में ही बड़े हुए हैं और इतने बड़े हुए हैं कि इस साल जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में गौतम अडानी ने सिर्फ 2022 में 36 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया है और उसके असासे जो हैं वो अब 116.3 अरब डॉलर तक पहुंचने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के चौथे अमीर और तरीन शख्स बन गए हैं। बिल गेट्स दुनिया का बड़ा नाम था, लेकिन बिल गेट्स ने पिछले साल अपनी बड़ी रकम बतौर एहतियात के दे दी और उसके बाद इधर
कोशिशें रही गौतम अडानी की कि वो आगे बढ़ते जाएं, और गौतम अडानी ने अब नाम और मुकाम हासिल कर लिया है, दुनिया के 5वें अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। और बिल गेट्स ने पिछली बार ही बताया था कि वो दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त से बाहर निकलना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने बतदरीज अपने अजाफी जो असासे हैं उन्हें फलाई मकासद के लिए वक़फ़ कर दिया था ताकि वो इस फहरिस्त से बाहर आ सके। बात बड़े लोगों की, ये गौतम अडानी हैं, और पिछले 4 सालों में ये बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ कमा चुके हैं। जो कितना कमाया है उसका अंदाज़ा इससे आप लगा सकते हैं। बड़ों की बात, लेकिन ज़रा चोरी की बात भी करें। पुलवामा के में आज राजपुरा बैंक को लूटने की, एटीएम को लूटने की कोशिश तो की गई, कोशिश नाकाम हुई। बताया जाता है कि चोरी की कोशिश हुई थी और चोरों ने एटीएम को पिछली तरफ से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो नाकाम हुए, सेफ को तोड़ नहीं सके, और उस ना तोड़ की वजह से जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम और उसमें जो रकूमात थी वो बड़ी मुश्किल से बची हैं। छानबीन के लिए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जाने लगा है, और खंगालते खंगालते कोशिश की जा रही है कि इस मामले को इख्ताम तक पहुंचाया जा सके। और चलिए नाज़रीन, ज़रा शहर को हाल अहवाल भी बताते चलें। आपको बताएं, अभी हादसा हुआ है शाम से पहले, कुछ देर पहले श्रीनगर के बिमना इलाके में। उस खबर पे भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि ये बिमना में आया हादसा हुआ है, लेकिन अगर हम बिमना से लाल चौक जाना हो तो आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो आप कभी भी लाल चौक वक्त पे पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि शहर में ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। अंदरूनी शहर जाना हो, बाहर से जो ट्रांसपोर्ट आता है उससे या तो HMT के नज़दीक रोका जाता है या यहाँ पांता चौक के नज़दीक रोका जाता है, और यूं श्रीनगर के अंदर के इलाकों में जाने वाले, अस्पतालों में जाने वाले लोगों को किस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो इन लोगों ने आज हमें बताया। श्रीनगर के कुछ स्टॉप्स जो थे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ना होना, और फिर वहाँ पे गर्मी होना, और ख़ास तौर पे अस्पतालों के आसपास वो लोग जो अपने बीमारों को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं और फिर उन्हें कितना अजाब झेलना पड़ता है उसका अंदाज़ा आज लगाया जा सकता। अक्सर हमसे पूछा जाता था कि हमारा ये ट्रांसपोर्ट निज़ाम किस तरह का है, शहर से गाड़ियों को एंट्री दी नहीं जाती है, और फिर यहाँ पे या शहर में वही चल सकता है जिसके पास अपना हो, अपना ट्रांसपोर्ट हो, यानी शहर में गरीब के आने पे कहीं पाबंदी तो नहीं लगा दी है। अंदाज़ा इसी तरह से लगाया जा रहा था। इन लोगों से ज़रा पूछ लेते हैं फटाफट में, कुछ लोग बता रहे थे। इस पे बात बहुत करनी है, क्योंकि दुनिया में, अमेरिका में, दूसरे बड़े ममालिक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अहमियत दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यही कहा जाता है कि जा तेरा रब रखा। बाकी क्या होता है वो लोगों से सुनते हैं। रोजान गोश सही गाड़ी प्रॉब्लम गोश रोजान नी पे बराबर गाड़ी वन कह वन अगर बन तथा जबरदस्त ओवरलोड क्या वनकस गर्म चीज वनकस गई गाड़ी अवेलेबल अथस युन सवार मान तकलीफ अत सही तकलीफ गसान गर्मस मज गो पे 3-4 किलोमीटर पकुन पत्ता अगर वह गाड़ी बने तो तथा ओवरलोड क्या करो खसो जनान मनी चल गाड़िया ओवरलोडस मज गवर्नमेंटस अपील थो सर्विस बराबर ना ये फैसिलिटी कौट गाड़ी सो सोदी नीरान श्रीनगर पे वो गो ये गाड़ी प्रॉब्लम गाड़ी लगभग 10 मिनट गए प्यारान गाड़ी यह गोस प्रॉपर स्टैंड ये जाए ये ट्रांजेक्शन गि सवार खसन वसन गह प्रॉब्लम खास कर सुबह की शिफ्टस मज या शाम की शिफ्टस मज दोनों शिफ्टन मज प्रॉब्लम टाइम गाड़न वाड़न थोमुत कहें और गाड़ी इत पे गाड़न वाट सान तो नीरान खास कर शाम बगन टाइमिंग कहें सुबह और वसान तिम जबरदस्त प्रॉब्लम गसान सुबह वापस खसने पे शाम क्या गोस ऑल्टरनेटिव क्या सिटेना विटेना आसन गाड़ी अरेंजमेंट का प्रॉपर अड़ गो सिटी मज शहर में ट्रांसपोर्ट नहीं है। हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट शहर में गाड़ियों की एंट्री नहीं दे रहा है, और फिर यूं लगता है कि शहर में गरीब का आना मना है।
अगर ऐसा नहीं है तो गरीब कैसे शहर में आए, लाल चौक कैसे पहुँचे, डलगेट कैसे पहुँचे, अंदरूनी शहर जाना हो कैसे पहुँचे जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं हो, मेटाडोर नहीं हो, बस सर्विस नहीं हो। लोगों को परेशान। सोमोज कुछ इलाकों में रखी हैं, उन सोमोज के हवाले से भी सब जानते हैं, किराया महंगा, आम आदमी की औकात या जेब से मुश्किल होता है, और फिर लोग सरकार को या ट्रांसपोर्ट महकमे को दुआएं देते हैं। लेकिन साफ जाहिर है जब कोई परेशान होगा तो दुआ अच्छी नहीं हो सकती है। हम दुआ करते हैं कि दुआ अच्छी हो, लेकिन कश्मीर के हालात और यहाँ पे मुश्तबा हालात में अफराद की लाशें पाए जाने का सिलसिला पुराना है। आज भी 2 लाशें पाई गई हैं। एक काजीगुंड के नुसू बुद्रागुंड के इलाके में है, और उस शख्स की लाश जो है जिसकी शिनाख्त है, उसकी शिनाख्त सजाद हुसैन लोन साकिन काजीगुंड के बतौर की गई है। मामला पुलिस ने दर्ज किया है। ये काजीगुंड में लाश है। दूसरी पहलगाम में मिली है। पहलगाम के बटकूट के इलाके में राफ्टिंग पॉइंट के नज़दीक एक नामालूम शख्स की लाश मिली है, और पुलिस ने इस लाश को तहवील में लिया है। आखिरी खबरें मिलने तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी थी। इधर बिमना में दिलदोज हादसा पेश आया है। बिमना में एक जेर तामीर इमारत की छत से गिरने के बाद 2 गैर रियासती मजदूर जो हैं जख्मी हुए थे। उन्हें फौरी तौर पे नज़दीक के अस्पताल पहुंचाया गया था। ताहम बताया जाता है कि वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ बैठे हैं। श्रीनगर में ये वाक़ा बिमना में बाद शाम से पहले ही देखने को मिला है। और ज़रा नाज़रीन हम बताते चलें, अच्छा खाइएगा, अच्छा पहनिएगा, अच्छे नज़र आएंगे, ये पहले कहा जाता था। लेकिन आज के ज़माने में महंगाई तो अच्छा कैसे खाए और अच्छा कैसे पहने, ये भी सवाल है। लेकिन राजौरी में आज अच्छा खाइए अच्छा पहनिए का एक मुकाबला नहीं कहेंगे बल्कि एक मेला रखा गया था, और इस मेले के दौरान हुकाम से लेके दूसरे लोग आवाम तक ये बात पहुंचाते थे कि साफ़ सुथरा खाइए और साफ़ शफाफ चीज़ें इस्तेमाल करिए, और फास्ट फूड जो आज के ज़माने में कुछ चलन सा बन रहा है उससे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि इस फास्ट फूड से आपका जो सेहत है उस पर असर पड़ सकता है। यहाँ रेले भी निकाली गई, यहाँ स्टॉल भी लगाए गए थे, और इस रेले और स्टॉल के दौरान लोगों को अच्छा करने की, अच्छा समझने की, अच्छा खाने की जो है तरगीब दी जा रही थी। और नाजरीन अब ज़रा शहर के अपने जो लोग हैं उनकी भी हाल अहवाल बताते चलें। श्रीनगर के सनत नगर का एक नौजवान, और इस नौजवान ने एक नया कारनामा अंजाम दिया है। तो उस्ताद पेशे से, मुअल्लिम पेशे से, लेकिन इसने एक कार भी ईजाद की है, और ये वो कार है जो बिजली पे चार्जिंग के बाद चलती है, और चार्जिंग को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, साथ देने के लिए इसने सोलर का इसमें लगा रखा है। और आज इसके लिए अच्छी खबर थी, महिंद्रा ने इसके लिए ट्वीट किया है, और महिंद्रा ने इसके ट्वीट में इसके जो प्रोटाइप है उस पर अपनी दिलचस्पी जाहिर की है। महिंद्रा बड़ी कंपनी है, और आपको बताएं बिलाल जिसने इस गाड़ी के मौजूद हैं और उसके साथ इंजीनियर जो हैं कासिम खान, उन दोनों ने मिलकर एक ऐसा सोलर सिस्टम पे ये गाड़ी तैयार की है जो बिजली के से चल सकती है, बैटरी से चल सकती है, और यहाँ पे इससे एक नया इनकलाब भी आ सकता है। और बिलाल अहमद जो प्रोफेसर लेक्चरर हैं उन्होंने आज खुशी का इजहार भी किया। लोकल गवर्नमेंट की में कोई सपोर्ट नहीं मुझे मिला, खाली एक अच्छा ट्वीट जो मुझे पसंद आया उमर अब्दुल्ला साहब का कि ये डिलोरियन कार है, क्योंकि डिलोरियन कार अपने ज़माने में बहुत मशहूर कार थी, क्योंकि जो इसके डोलविंग डोर्स या मतलब ईगल डोर्स इसको बोलते हैं, जब ये दोनों डोर्स ऊपर में उठते हैं तो वो जस्ट लाइक ईगल लगता है। तो इसका मैं भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इससे मुझे बूस्ट मिलता है जब कोई मतलब ऐसा तारीफ। चलिए बिलाल को हमारी तरफ से मुबारकबाद। एक असासा हमारा बिलाल ने कोशिश की, और MBA करने के बाद बिलाल ने इंजीनियरिंग के साथ जुड़ते हुए ये कार जो है इसके मौजूद बने हैं। श्रीनगर के कुछ नौजवानों ने ख़ास तौर पे जो मैकेनिकल साइड से हैं उन्हें सपोर्ट किया है, और ये कार जो है अब बड़ी बड़ी कंपनी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। इनका नाम चमकेगा, जम्मू कश्मीर का नाम भी कहीं कहीं आएगा। तो नाज़रीन फ़िलहाल आज के स्टूडियो से आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि रब कायनात की रही मर्ज़ी फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिएगा आप अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।